जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करुणेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रयत्न मित्र करुणेश से। आज हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम के विषय में। क्या होता है प्रोविजन बीए एंट्रेंस एग्जाम का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में। दोनों में अगर तुलना करें तो अंतर बहुत छोटा सा है, जो अंतर ना के बराबर होता है। दोनों में सिलेबस एक है। एग्जाम भी अब की बारी जो है दोनों यूनिवर्सिटी जून में ही लेंगे एंट्रेंस एग्जाम, और आसानी रहेगी आप लोगों के लिए कि दोनों में भर के फॉर्म किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आप लोग बीए करें और आगे अपना जो है कैरियर उसको डेवलप करें यूपीएससी या यूपीपीएससी के क्षेत्र के लिए, क्योंकि बैकबोन है ही है। यूपीएससी के लिए बैकबोन होता है ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट। तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट आपको बीए में ही मिलेंगे, बीएससी या बीकॉम में नहीं मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस क्या होता है, किस किस टॉपिक से या किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारे लिए लैंग्वेज। लैंग्वेज से आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और बीए में ही नहीं, बीए बीएलएलबी दोनों में लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बीए में सबसे पहले एलसी, इट मीन्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें 20 क्वेश्चन में जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश के। 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। उसके बाद से थोड़ा हम लोग देखेंगे कि इसके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का हो गया, 100 क्वेश्चन आने होते हैं। तो 20 क्वेश्चन इसमें से तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। उसके बाद से जो है इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर। थोड़ा आप लोग घबराइएगा ना फिलॉसफी और कल्चर का नाम सुन के, ये एक प्रकार की हिस्ट्री ही होती है लेकिन थोड़ा अलग होता है। जैसे फिलॉसफी में हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के विषय में या फिर जैन धर्म के विषय में या किसी भी विद्वान। फिलॉसफी में समझ लीजिए कि बेसिकली हम लोग धर्मों के विषय में पढ़ेंगे, सिख धर्म के विषय में। यही एक फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी और कुछ होता नहीं है। फिलॉसफी का नाम सुन के आप लोग घबराइएगा ना। तो इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद से फिलॉसफी और कल्चर। इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर, ये 4 सब्जेक्ट जो आते हैं, इनसे इन चारों से लगभग 10 या 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। 10 से 15 के बीच में आपको मिलेंगे ना, 10 से कम रहेगा ना 15 से अधिक, इसके बीच में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से भी हम लोगों को 5 से 7 क्वेश्चन दिख जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, इससे अधिक नहीं दिखेगा। उसके बाद से इकोनॉमी का नंबर आता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में भी 5 या 7 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 5, 7 या 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी जुड़ा रहता है। और वो पंचवर्ती योजना, थोड़ा पॉलिटिकल ग्लिम्स इकोनॉमी में आ जाता है कि किस पंचवर्ती योजना में कौन सा प्लान आया था या किस पंचवर्ती योजना का मॉडल क्या था। ये सब सारी चीज़ों का जो है वार्ता होता है इकोनॉमिक्स में। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं 5 से 10 क्वेश्चन। यही क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है। और उसके बाद से चौथा टॉपिक जो होता है आप लोगों का वो होता है सीए, करंट अफेयर का। इसमें 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे और 2-3 क्वेश्चन आपको दिन दिवस या ऐसे मतलब यूजुअली रहते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ों का चर्चा हम करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इससे जो है 10 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा इससे आएंगे, दिन दिवस और करंट अफेयर। करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन लगभग आते हैं। और 8-10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी में, ये लगभग 8-10 क्वेश्चन होते हैं। और ज्योग्राफी के जो है ये 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे वेटेज आप लोगों का बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 15-20 है, यहाँ भी बढ़ सकता है। जैसे मतलब क्राइटेरिया यही होता है कि इस सिस्टम को फॉलो किया जाए, लेकिन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा हम लोग। लेकिन सब्जेक्ट यही आने वाला है, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद से इंडियन हिस्ट्री के बाद से फिलॉसफी से क्वेश्चन आएगा, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के विषय में, या फिर आप लोगों के ये जो हजरत मोहम्मद साहब है इनकी भी अपनी एक फिलॉसफी थी, तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन फिलॉसफी जो है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और चौथी चीज़ है कि ये मतलब आखिरी चीज जो है वह है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम ये जो है, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, 5 या 7 क्वेश्चन
पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में आप लोगों के। स्वतंत्रता संग्राम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपके। ये स्वतंत्रता संग्राम आपके हिस्ट्री में भी जुड़ सकता है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक हम बना के चल रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री में ग्रैंड टोटल करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग पॉलिटी। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान देंगे। तो पॉलिटी बेसिकली होता क्या, पॉलिटी संविधान बनने की प्रक्रिया से लेके आज तक संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं या जो कुछ भी संविधान में या प्रस्तावना में जुड़ा है या कम हुआ है, उन्हीं सारी चीजों का अध्ययन जो है पॉलिटी कहलाती है। इसके बियॉन्ड पॉलिटी में कुछ नहीं आता है, इसके बियॉन्ड जो भी रहता है वो सब मोह माया रहता है। तो संविधान सबसे पहले हम देखेंगे। संविधान, ये संविधान होता क्या है, संविधान देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा सम प्लस विधान। ये संविधान होता है सम प्लस विधान, यानी समान विधाओं की संहिता या पुस्तक, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। समान विधाओं की संहिता या पुस्तक को संविधान कहते हैं। और ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और एक शब्द आता है अंगीकृत या आत्मार्पित, अंगीकृत या आत्मार्पित करके एक शब्द आता है, तो वो है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। या आप ये कह सकते हैं कि संविधान जो है बन के तैयार था, इसको जो है संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षरित कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। और कुछ आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो 26 अगर आपसे पूछे कि संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और कब अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बाद देखेंगे संविधान ऐसे तो आ नहीं है भारत में, संविधान तो लिखा गया था। तो संविधान लिखा गया था तो वो किस प्रोविजन से लिखा गया था, उसके पीछे कौन सी जो है सभा काम कर रही थी जिसने संविधान बनाया था, तो वो देखेंगे हम लोग। थोड़ा संविधान बनाने के पीछे जो कार्य कर रही थी उसका नाम था संविधान सभा। थोड़ा राइटिंग आप लोग केयर करिएगा, क्योंकि मार्कर से लिखने की आदत है नहीं, तो मार्कर पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप लोग शब्दों पे गौर करिएगा और अपने नोटबुक में जो है पेन पेपर लेके बैठे रहिएगा, नोट करते चलिएगा सारी चीजों को। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज द सेम ऐसे ही आने वाले हैं आप लोगों को। जैसे अब संविधान कब लागू किया गया था, तो हम बताएं 26 जनवरी 1950। ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पुटअप होने वाले हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। संविधान सभा जो है, ये संविधान सभा आई थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा था भैया पहले आप अपना संविधान सभा बनाओ, उसके बाद से हम डिसाइड करेंगे कि देश का विभाजन होगा या नहीं होगा। और देश का विभाजन होगा तो किस किस तौर पे होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग भी हावी थी, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच जो है एक विवादास्पद स्थिति बनी हुई थी। तो कैबिनेट मिशन जो है उस समय 1946, ये भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो मई 1946, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मई 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया था, मई 1946 में। और मई 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो वो पहले ये देखा कि स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में। तो कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था कि स्वतंत्रता भारत में दी जाए, लेकिन स्वतंत्रता किसको दी जाए ये जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक तरह का विवाद चल रहा था। तो इसने कहा भैया सबसे पहले आप जो है अपना संविधान सभा एक बनाइए, उसके बाद से हम बताएंगे कि ये बंटवारा जो होगा, स्वतंत्रता जो मिलेगी आप लोगों को किसको मिलेगी, मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता दी जाएगी या कांग्रेस को, या बंटवारा होगा। तो इन सारी प्रावधानों के बाद जो है कैबिनेट मिशन के निर्देशन से संविधान सभा का गठन हुआ
और 1946 संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में। ये भी डेट आप लोग डेट मस्ट रहेगा, एक कहानी के तौर पे आप लोगों को समझाते चल रहा हूं मैं, तो आसानी होगी आप लोगों के लिए सारी चीजों को याद करना। 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। मई में कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा का गठन हुआ 1946 6 दिसंबर को, और इसकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और पहली बैठक और तीसरी बैठक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बैठक तो अपने आप में ही एक आमूलचूल परिवर्तनकारी घटना है, और ये तीसरी बैठक जो है उसमें उद्देश्य प्रस्ताविका, जो आज भारतीय संविधान का प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है, वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताविका, उद्देश्य प्रस्ताविका जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। बाद में 1947 को इसी को जो है प्रस्तावना के रूप में अर्जित कर लिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जो है इसको मान्यता दी गई उद्देश्य प्रस्ताविका को। और ये 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको जो है स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताविका को। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये संविधान सभा जब बनी थी तो इसके पीछे काम कर रही थी माफ करिएगा थोड़ा लाइट चला गया है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। माफ करिएगा, एक ही रूम में रहना होता है, और बिजली भी जो है हम लोगों के पास इन्वर्टर तो होता नहीं, क्योंकि हम इलाहाबाद से पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम बीए थर्ड ईयर के छात्र हैं, तो इन्वर्टर की सुविधा हमारे पास है नहीं, लाइट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लाइट भग गई तो थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन यह है कि थोड़ा उजाला है जिससे आप लोग जो है क्लियर कर सके सारी चीज़ों को, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे सके। तो हम लोग बात कर रहे थे उद्देश्य प्रस्ताविका के ऊपर। उद्देश्य प्रस्ताविका जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और 22 जुलाई 1947 को इसको जो है स्वीकार कर लिया गया भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में। और उसके बाद से जो है अब देखेंगे थोड़ा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में कितने सदस्य कुल थे। आप लोग सारी चीजों को एज में एकदम नोट करते चलिएगा, और क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे ऐसे पुटअप होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें ऊपर से उड़ रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को ऐसा लगे कि सारी चीजें ऊपर से उड़ रही हैं, कुछ चीजें आपको समझ में आए, ये भी हो। उससे पहले एक चीज और देख लेंगे, थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसके पहले, संविधान सभा के पहले, कि संविधान की सबसे पहले जो है मांग किसने किया। संविधान सभा बनेगी तभी तो जब संविधान की मांग किया जाएगा, तो संविधान की मांग किसने की थी। तो संविधान की मांग सबसे पहले किया था जो है वो एम.एन. राय जो है, संविधान सभा की सबसे पहले मांग एम.एन. राय हैं, संविधान की मांग करने वाले एम.एन. राय साहब। एम.एन. राय साहब ने 1934 में सबसे पहले संविधान की मांग की थी, और 1934 में ही स्वराज पार्टी ने ही 1934 में ही संविधान की मांग की थी कि भारत का एक अपना संविधान हो। ये ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी पूछ लेता है इसके संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू जी, इन दोनों लोगों को स्वराज पार्टी का संस्थापक कहा जाता है भी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में एक ही हो, या मोतीलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी, तो किसी को भी लगा दीजिएगा, और अगर दोनों हो तो वो भी ऐसे करके आएगा, तो उस पर आप टिक करिएगा। और
सबसे महत्वपूर्ण बात जो है भारत में काम कर रही थी उस समय, सबसे अधिक प्रबलता के साथ अपने आप को दिखाने के प्रयास में थी कांग्रेस। कांग्रेस ये लोग तो मांग किए पहले, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान की मांग कांग्रेस ने कब की? तो 1935 में कांग्रेस ने संविधान की मांग की, और 1935 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें भारतीयों के लिए बहुत कुछ जो है भारतीयों के हित में था। इसीलिए संविधान के आप अनुच्छेद देखेंगे तो 250 से अधिक अनुच्छेद एज द सेम जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान से ही ले लिया गया है। 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिया गया है। देख लीजिएगा, आप कांग्रेस ने मांग किया था 1935 में संविधान का। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे कुल? तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या थी 389 में ये 3 भागों से आए थे। ये प्रांतों से आए थे और कमिश्नरियों से आए थे, और उसके बाद से फिर रियासत। आज राजपूत लोग जो चिल्लाते हैं 480 रियासत हमारे पूर्वजों ने दान किया, 580 रियासत हमारे पूर्वजों ने दान किया, तो ये रियासत जो थी, तो जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उसमें 93 रियासतों को जो है 93 रियासतों के राजा को मनोनीत किया गया कि आप अपने क्षेत्र से संविधान सभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करिए। और कमिश्नरी से 4 सदस्य थे कमिश्नरी से, और 292 सदस्य प्रांतों से आए थे। इनका निर्वाचन हुआ था इन दोनों का, और ये मनोनीत किए गए थे। राजा हैं इनका तो चुनाव पहले ही हो चुका था कि ये अपने क्षेत्र के राजा हैं, इनको फिर संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया इनके क्षेत्र से। लेकिन कमिश्नरी और प्रांत के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछ लेता है कि प्रांतों से कितने सदस्य आए थे, कमिश्नरी से कितने सदस्य आए थे, और रियासत से। तो रियासत से 93, 4 कमिश्नरी से, और 292 जो है प्रांत से। हालांकि इतना डीप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बेहद सुलभ होगा। अब प्रांतों से आए थे 292। बाद में आप देखेंगे कि जब 1947 15 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा होता है भारत और पाकिस्तान में, तो ये 389 से घट करके सदस्य संख्या हो जाती है संविधान सभा की 289 से 299 हो जाती है सदस्य संख्या। बाकी सदस्य मुस्लिम लीग के होते हैं, वो चले जाते हैं पाकिस्तान। और एक बात और देखेंगे, इसमें 93 सदस्य जो थे, तो 293 में कितने मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कितने अदर के थे, कितने जो है कांग्रेस के थे? तो इन 289 में से 208 सदस्य जो कांग्रेस के थे, 208 सदस्य कांग्रेस के थे, और 73 यानी 73 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, और 15 सदस्य अदर के थे। एक बात और इसी में आता है कि 389 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी, और इन 15 में सबसे महत्वपूर्ण महिला कौन है? वो एक मुस्लिम महिला। इन 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला है जिनका नाम बेगम एजाज रसूल है। बेगम एजाज रसूल, आप लोग याद करिएगा, ये बीए एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि ये यूनिक है, एकदम साधारण सा चीज है। तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल जो है ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, और 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ये चीजें पूछ ली जा सकती हैं आप लोगों से, जो है पॉलिटी में जो है 10-15 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं। अब उसके बाद से थोड़ा देखेंगे हम लोग कि संविधान में जो है ये बेगम एजाज रसूल, उसके बाद से ये देखेंगे कि संविधान में जो सलाहकार संविधान के थे, या फिर
उपाध्यक्ष थे या सचिव थे, तो इसमें सचिव कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे या सलाहकार कौन थे, इनका भी नाम आपको डायरेक्ट एकदम पूछेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, या पूछ लेगा आपसे जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा। सलाहकार, उपाध्यक्ष, उसके बाद से सचिव, इन तीन लोगों को पूछ सकता है कि सलाहकार। मुख्य तौर पे ये आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों लोगों को याद अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सलाहकार आप लोग याद रखिएगा, BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे, BN राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और उसके बाद से उपाध्यक्ष की बारी आती है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो थे EHC मुखर्जी, EHC मुखर्जी। उसके बाद से BT कृष्णमाचारी, एक आते हैं BT कृष्णमाचारी, ये दोनों लोग उपाध्यक्ष थे। BT कृष्णमाचारी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और सचिव HBR आयंगर, संविधान सभा के सचिव जो थे वो थे HBR आयंगर। ये संविधान से रिलेटेड जितनी भी चीजें संविधान सभा से, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई। इनमें से कुछ नहीं तो आपको 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ जो है अपने आप हो जाए, आसान होता है अगर सब रुके रहे, हम केवल दौड़े तो जितना आसान होता है। लेकिन दौड़ में सभी लोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इतना ही पढ़ाने से आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिल जाए तो फिर तब तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। सारे लोग जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी की अपनी एक गरिमा होती है, इसीलिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेती है कि हमारे पास जो बच्चे आए वो थोड़ा जानकार बच्चे रहे, उनको कुछ नॉलेज रहे। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, अधिक से अधिक 3 या 4 भी हो सकते हैं पॉलिटी के सेक्शन से, और 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो है फंडामेंटल राइट से। इसके बाद से हम देखेंगे, आप सबको पता होगा जग जाहिर है जो है 15 अगस्त 1947 आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। उसके बाद से विभाजन के बाद हम पहले ही बता चुके हैं कि 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में, और हस्ताक्षर यानी अंगीकृत जब किया गया था, हस्ताक्षरित किया गया था, तो 284 सदस्य उपस्थित थे हस्ताक्षर के लिए 299 में से। अब इसके बाद से हम लोग आर्टिकल की ओर अपना रुख करेंगे कि आर्टिकल, संविधान में क्या क्या आर्टिकल है। आर्टिकल अब यहाँ से पढ़ेंगे, भाग और आर्टिकल संविधान के। तो ये क्लास लगभग 2-3 दिन चलेगी इसकी, 2-3 दिन में आप लोगों की पॉलिटी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो संविधान के अन्य कार्य थे, थोड़ा आर्टिकल से पहले एक देख लेते हैं कि संविधान ने संविधान सभा के रूप, संविधान जो है संसद के रूप में काम कर रही थी, तो संसद के रूप में संविधान सभा ने क्या क्या काम किया है, तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि पूछ लेता है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, या राष्ट्रीय ध्वज को किसने मॉडिफाई किया था, किसने उसका फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये सारी चीजें एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रध्वज। ये जो है कब अपनाया गया था कि यही तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, 22 जुलाई 1947। ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को और एक कांड हुआ था। कांड का मतलब गलत नहीं होता है, कांड का मतलब अगर गलत होता तो तुलसीकृत रामचरितमानस में आप जितना भी देखेंगे तो अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। कांड एक जो है बहुत संगठित शब्द है, लेकिन अगर कांड हमारे यहाँ कोई कहता है यूपी में, बिहार में, अरे कांड कर दिया, तब तो फिर उसका अर्थ एक अलग ही होता है कि कांड कर दिया है भाई, चलो कांड हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को एक कांड हुआ था। क्या हुआ था कि स्वीकृति मिली थी उद्देश्य प्रस्ताविका को, ये प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, प्रस्तावना है, उसको स्वीकार किया गया था। अब राष्ट्रध्वज भी 22 जुलाई 1947
1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज जो है ये अपनाया गया था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज यही तिरंगा झंडा होगा। इसको डिजाइन किसने किया था? तो डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया। आप लोग याद करिएगा, इनका नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पिंगली वेंकैया। वेंकैया वेंकैया पिंगली वेंकैया, इनका नाम सीधे पूछ लिया जाता है। एक चीज और देखेंगे, कुछ दिन पहले अभी चला था आजादी का जो है अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। तो ये पूछ लेता है हर घर तिरंगा जो है ये किस मंत्रालय ने प्रारंभिक, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हर घर तिरंगा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो ये एक होती है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो है ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय ने जो है प्रारंभ किया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। एक डेट और याद रखिएगा आप लोग, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके पहले 24 जनवरी 1950 को एक और कांड हुआ। वो कांड क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 से लेके अप्रैल 1952 तक जो है ये संविधान सभा जो है संसद के रूप में कार्य की थी। उसके बाद से चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। लेकिन ये जो है राष्ट्रपति महोदय, पहले राष्ट्रपति महोदय राजेंद्र प्रसाद जी, ये 24 जनवरी 1950 को जो है भारत के राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे। अब एक बात और थोड़ा देख लेंगे कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। ये भी पूछ लेता है कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। तो एक साहब है, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने संविधान को हस्तलिखित किया था, और इन्होंने संविधान को इंग्लिश में लिखा था। और ये संविधान जो है पहली बार संविधान प्रकाशित कहाँ से हुआ था? देहरादून से। ये भी क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि संविधान का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो संविधान का प्रकाशन जो है वो हुआ था देहरादून से। और उसके बाद से एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लेता है कि हिंदी में संविधान को किसने लिखा। तो हिंदी में संविधान को किसने लिखा, इसके लिए आते हैं बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ये साहब ने हिंदी में लिखा था, संविधान को हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य साहब ने। और इसके बाद से नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, इन दो साहब ने जो है चित्रकारी की थी संविधान में। जो भी चित्रकारी हुई है, तो इन दोनों साहबों ने जो है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, इन दो साहबों ने किया था चित्रकारी। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, हाथी जो है मोहर के रूप में अपनाई गई थी। हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश का सिंबल है तीर धनुष और 2 मछलियां, उसी प्रकार संविधान के लिए मोहर के रूप में कार्य की थी हाथी। हाथी जो है मोहर के रूप में थी, मोहर में हाथी सिंबल थी। और हाथी को इसीलिए भारत का विरासत पशु कहा जाता है। भारत, ये भी क्वेश्चन है जैसे पूछा जाता है हाथी कैसी पशु है, तो कई लोग कह देते हैं बड़ी पशु है या भारी जानवर है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब मोह माया। हाथी जो है विरासत पशु है। आप लोग यहाँ टिक करिएगा, विरासत पशु। और एक चीज और देखिएगा, प्रोजेक्ट
ये भी क्वेश्चन है, जैसे हम पूछ लेता है हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, तो ये चीज हमको नहीं क्लियर है, थोड़ा आप लोग इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, हाथी प्रोजेक्ट को, हाथी प्रोजेक्ट कब आया था। ये दोनों क्वेश्चन आपको एज द सेम पूछे जाएंगे। और ये हाथी मोहर के रूप में मोहर के रूप में हाथी थी संविधान में, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मोहर जो है तीर धनुष और 2 मछलियां हैं। अब इसके बाद से थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि कुछ समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो देखेंगे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ की जहां बात है वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष आप लोग बनाइएगा, और राज्य की जहां बात है वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग अध्यक्ष बनाइएगा। इसमें एक है राज्य के लिए समझौता समिति, ये थोड़ा राज्य की ये एक्सेप्शन होता है, आप लोग गलती कई लोग कर देते हैं, बड़े बड़े लेवल पे लोग कर देते हैं, क्योंकि ट्रिक यही है कि राज्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राज्य के लिए समझौता समिति, राज्य के लिए समझौता समिति। इसके भी अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। और इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो है राज्य शक्ति समिति और राज्य संविधान समिति। राज्य शक्ति समिति, राज्य संविधान समिति, और उसके बाद से मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए एक समिति बनाई गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए एक समिति बनाई गई थी। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है पीटी जवाहरलाल नेहरू थे। अब आती है बारी राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद भी जो है 3-4 समितियों के अध्यक्ष थे, तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एक तो समिति आपसे पूछी जाएगी जरूर, इन 12-14 समितियों में से एक समिति आपसे जरूर पूछी जाएगी कि इन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग इन 10-12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आसानी से पा सकते हैं। तो प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के बाद से आता है एक झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति। उसके बाद से संचालन समिति, संचालन समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीछे हम मिस्टेक कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन समितियों के अध्यक्ष होने के बाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दयानंद साहनी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, दयानंद साहनी साहब जो थे वो शायद जो थे अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। संविधान सभा के जो है अस्थायी सदस्य जो पहली बैठक में थे दयानंद साहनी, सारी वो खोजकर्ता थे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे
वो अस्थायी सदस्य से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है सबसे, मैं भी थोड़ा भूल गया था, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि अगर मैं गलत ना हूं तो मैं गलत था, आप लोग सही थे। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो है अस्थायी सदस्य थे, वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, और अस्थायी सदस्य बने दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक में राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे। और तीसरी समिति आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को जो है 4-5 नामों से जाना जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई भी नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं, पांडुलेखा समिति भी कहते हैं। पांडुलेखा समिति के बाद से इसको जो है मसौदा समिति भी कहते हैं, संविधान निर्मात्री समिति। 5 नामों से जाना जाता है इसको, मसौदा समिति, संविधान निर्मात्री समिति, पांडुलेखा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके बाद से प्रारूप समिति। इन 5 नामों से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और तदर्थ समिति के कुछ दिन तक अस्थायी सदस्य रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति, ये हालांकि पूछेगा नहीं तदर्थ आप लोगों से, लेकिन एक बार आप लोग जान लीजिएगा, तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसके बाद देखेंगे संविधान सभा जो है, ये तो समितियां होगी संविधान सभा के। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये एक चीज थोड़ा हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम लीग से वेस्ट बंगाल जो है उस समाज के समय में जो है बांग्लादेश है, वो पहले वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, उसके बाद से वो बंटवारे के समय पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का एक पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। तो वहां से सदस्यता ग्रहण किए थे अम्बेडकर साहब, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। फिर कांग्रेस के जो है समर्थन से उन्होंने मुंबई से सदस्यता ग्रहण की, तो फिर जाके जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये आप लोग डेट जरूर याद करिएगा, पूछेगा तो नहीं डेट, ये तो हम श्योर है पूरी तरह से, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और प्लस 6, एक अध्यक्ष और 6 अन्य। ये चीज आप लोगों से पूछ ही ली जा सकती है कि मतलब कितने सदस्य थे संविधान सभा में। तो कुल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 7 थी, एक अध्यक्ष और 6 अन्य। इसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे प्रस्तावना आएगा, तो प्रस्तावना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब आगे से हम लोग देखेंगे कि संविधान का भाग पार्ट 1 या अनुच्छेद कह सकते हैं, तो हम एक आप लोगों को ऐसे मोटो दे देते हैं कि भाग जो है भाग 1, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक का आता है। तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में भाग 1 है। भाग 1 में पहला जो है, पहला आर्टिकल महत्वपूर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा आर्टिकल आप लोगों से कभी नहीं पूछने वाला है बीए में। पहला भी कम ही चांस है कि पूछ ले, लेकिन पहला पूछ सकता है। आर्टिकल 1 ये क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ये देखिए वर्तमान में 28 हैं, 8 हैं यूटी और राज्य 28 हैं, लेकिन जब घटेगा बढ़ेगा तो इसकी परिभाषा में भी परिवर्तन होगा। जैसे तेलंगाना हुआ था, बाद में जम्मू कश्मीर हट गया, तो उस टाइम पे परिभाषा ये थी कि भारत अर्थात इंडिया 29 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। लेकिन बाद में फिर जो है 28 राज्य हुए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए 7 से, तो फिर ये परिभाषा आ गई। अब देखेंगे भारत अर्थात इंडिया, यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि भारत के कुल कितने नाम हैं। तो मुंह माया वाले पड़े रहते हैं कि आर्यवर्त, सोने की चिड़िया, ऐसे मतलब हिमवर्ष, ऐसे ऐसे नाम तमाम गिनाएंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ ये सब मुंह माया है। वास्तविकता जो है वो है भारत और इंडिया, यानी भारत के कुल 2 ही नाम है, संवैधानिक नाम 2 ही है, भारत और इंडिया। तो आप लोग जान लीजिएगा, अगर आप लोगों से पूछ ले भारत के कुल कितने नाम है, तो आप लोग 2 ही बताइएगा, ये नहीं कि मुंह माया में आके गलती कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अधिकतम नाम बताओ, तो आपको जितना आता है उतना बता दीजिए। हाँ, तो आर्टिकल 1 में ये बताया गया है भारत राज्यों का संघ है,
28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। और वो संघ जो है अविनाशी संघ है, विनाशी नहीं, अविनाशी, जो कभी खंडित नहीं होगा जब तक संसद नहीं चाहेगी। अपने मन से राज्य अलग नहीं हो सकते, जैसे चलो भैया हम अपना एक अलग देश हो गए, हम अपना एक अलग देश हो गए। यहाँ पे यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन जो है अमेरिका में है, तो यहाँ पे यूनियन है, अविनाशी संघ है भारत। अब आगे की क्लासों में हम देखेंगे आर्टिकल 2 ये है कि अगर भारत के बाहर कोई भूभाग है, वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए संसद जो है कानून बना सकती है कि ये भारत का हिस्सा होगा। जैसे सिक्किम को जोड़ा गया था भारत में। आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि भारतीय सीमा के अंतर्गत जो है राज्यों के नामों में, क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उत्तराखंड निकल गया उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ से निकला जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहले एक ही में था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। बिहार और झारखंड ये भी अलग अलग, बिहार से झारखंड निकला। तो ऐसे ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो संविधान संशोधन नहीं होगा, वो साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। मतलब साधारण बहुमत से ही काम चल सकता है, उसके लिए विशेष बहुमत लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाग 1 खत्म होता है, कल से हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। नागरिकता में भी 1-2 आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने होंगे। उसके बाद से भाग 3 मौलिक अधिकार, इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है 4 भी क्वेश्चन मिल जाए। आर्टिकल इसमें से मिलेंगे आपको भाग 3 में से। आर्टिकल आपको भाग 1 भाग 2 से नहीं मिलने वाला है, आर्टिकल आपको भाग 3 से मिलने वाला है। धन्यवाद। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जमे रहिए, और चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। निश्चित तौर पे आप लोग यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाएंगे। लखनऊ में चाहते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन मिलेगा, दीनदयाल उपाध्याय में चाहते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। ये प्रयत्न विद करुणेश चैनल की जिम्मेदारी है। आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।